1681 की बात है कि हिंदुस्तान पर मुगल शहनशाह औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत थी। वो जनूबी हिंदुस्तान में मरहटों से जंग में मसरूफ थे कि बंगाल में मुगल अंपायर की ईस्ट इंडिया कंपनी से भी कशमकश शुरू हो गई। कंपनी हिंदुस्तान की तिजारत पर मोनोपोली कायम करना चाहती थी। अंग्रेज ताजिर मुगलों के लगाए हुए टैक्सेस देने से भी इनकार कर रहे थे। बंगाल के गवर्नर शाइस्ता खान, जो मुगल शहनशाह के मामू भी थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रवैये से सख्त तंग थे। उन्होंने अपने शहनशाह भांजे को लिखा कि अंग्रेज घटिया, झगड़ालू और धोखेबाज ताजिर हैं। दूसरी तरफ अंग्रेज ट्रेडर्स भी लंदन में कंपनी डायरेक्टर्स को लिख रहे थे कि मुगल अफसर हमें तंग कर रहे हैं और जबरदस्ती पैसे वसूल करते हैं, यानी सरकारी टैक्सेस से हटकर भी वो उनसे पैसे लेते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सरबराह सर जोशिया चाइल्ड ऐसे खतूत देखकर आपे से बाहर हो गया। उसने हिंदुस्तान में अपने अफसरों को लिखा, अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम तिजारत खत्म कर दें या फिर जो तलवार हमें इंग्लैंड के बादशाह ने अता की है उसे इस्तेमाल करें। इस तलवार से हम हिंदुस्तान में अंग्रेजी कौम के हकूक और वक़ार को मनवा लेंगे। ये लिखने के बाद जोशिया चाइल्ड ने हिंदुस्तान पर हमले का हुक्म दे दिया। बरतानवी बादशाह किंग जेम्स II ने भी रॉयल नेवी के जहाज कंपनी की मदद के लिए भेज दिए। यूं मुगलों और ईस्ट इंडिया कंपनी में बाकायदा जंग शुरू हो गई। सर जोशिया चाइल्ड के नाम पर इसे चाइल्ड वॉर्स भी कहा जाता है। इस जंग का आखिर फिर अंजाम क्या हुआ और हिंदुस्तान में अंग्रेजों के उखड़ते हुए कदम किसने जमा दिए? मैं हूं फैसल उड़ाइच और देखो सुनो जानो की सीरीज ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी किस्त में हम आपको यही कहानी दिखाएंगे। 1686 में लंदन से 19 बहरी जहाज़ों का एक बेड़ा, जिस पर 200 तोपें और 600 फौजी थे, लंदन से बंगाल पहुंच गया। ब्रिटिश जहाज़ों ने बंगाल के साहिल के साथ चिटागांग समेत कई जगहों पर हमले किए। अंग्रेज़ों ने मुगलों के बहुत से तिजारती जहाज़ भी पकड़ लिए। मुगल शहनशाह औरंगजेब आलमगीर को जब अंग्रेज़ों के इन हमलों का इल्म हुआ तो उन्होंने भी सख्त जवाबी कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया। बंगाल में मुगल फोर्सेस तेज़ी से हरकत में आ गईं। ब्रिटिश फोर्सेस ने बंगाल में जहां भी लैंडिंग की फिर कोशिश की, मुगलों की फौज ने जवाबी हमलों में उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ब्रिटिश बेड़े को जल्द ही बंगाल के साहिल से दूर धकेल दिया गया। इसके बाद मुगलों ने अंग्रेज़ों की तमाम फैक्ट्रीज को हिंदुस्तान में जब्त करना शुरू कर दिया। सूरत, पटना, कासिम बाजार, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम में अंग्रेज़ों की फैक्ट्रीज जब्त कर ली गईं। सैकड़ों अंग्रेज़ों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन कैदियों को जंजीरों में जकड़कर हिंदुस्तान की गलियों में घुमाया गया। फिर इन्हें सूरत और ढाका के कैद खानों में बंद कर दिया गया। कहते हैं कि इन कैद खानों के बदतरीन हालात थे और यहाँ इन्हें इस तरह रखा गया था जैसे मुजरमों को रखा जाता है। लेकिन फैक्ट्रियों की बंदिश और गिरफ्तारियों से भी बड़ा धचका ब्रिटिश आर्मी को उस वक्त पहुंचा जब मुगल नेवी के स्याह फार्म कमांडर याकूत खान ने कंपनी की अहम तरीन नेवल बेस मुंबई का मुहासरा कर लिया। यह मुहासरा तकरीबन 15 माह तक बरकरार रहा। शहर में खुराक की कमी और बीमारियों की वजह से अनगिनत हलाकतें भी हो गईं। इस घेरे को तोड़ना अंग्रेजों के लिए नामुमकिन हो गया था। मुगल अंपायर और ईस्ट इंडिया कंपनी की जंग 1686 से 1690 तक जारी रही, तकरीबन 4 साल। इस अरसे में कंपनी के तकरीबन तमाम अड्डे मुगल फौजियों के कब्जे या घेरे में आ गए थे। मुसलसल शिकस्तों से कंपनी डायरेक्टर्स के होश भी ठिकाने अब आने लगे थे। चुनाचे कंपनी ने शहनशाह औरंगजेब आलमगीर के पास अपने 2 नुमाइंदे जॉर्ज विल्डन और इब्राहिम नवार भेजकर माफी मांगने का फैसला किया। जब ये नुमाइंदे दरबार में पहुंचे तो मुगल सिपाहियों ने इनके हाथ पीछे बांध दिए, जिसके बाद वो दोनों सर झुकाए शहनशाह के हुजूर में पेश हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिफारती नुमाइंदे नहीं बल्कि भिखारी हैं। शहनशाह के तख्त के सामने पहुंचकर वो दोनों मुंह के बल लेट गए। शहनशाह ने उन्हें बुरी तरह डांटा और पूछा, आने का मतलब बताओ। दोनों ने कंपनी के जुराइम का एतराफ करते हुए माफी तलब की। इसके जवाब में शहनशाह औरंगजेब आलमगीर से एक बड़ी गलती हो गई। उन्होंने कंपनी को माफी दे दी। उनके हुक्म पर कंपनी ने लगभग 1.5 लाख हिंदुस्तानी रुपए का जुर्माना अदा किया। ये वादा भी किया कि वो आइंदा मुगल शहनशाह की फरमाबरदारी करते रहेंगे। इसके अलावा हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का अहम ऑफिसर जिसने मुगलों के खिलाफ जंग की, बगावत की क़यादत की थी, वो भी मुल्क छोड़ देगा। कंपनी के इन वादों और यकीन दहानियों के बाद शहनशाह के हुक्म पर याकूत खान ने बम्बई का मुहासरा ख़त्म कर दिया। ब्रिटिश फैक्ट्रियां भी बहाल कर दी गईं और कैदी भी आज़ाद कर दिए गए। इससे यह हुआ कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से अपने उखड़ते हुए कदम एक बार फिर मजबूती से जमाने का मौका मिल गया।
इस जंग के फौरी बाद अगस्त 1690 में कंपनी के एक एजेंट जॉब चरनॉक ने बंगाल में कालीकट घाट के करीब कुछ जमीन भी खरीद ली। इस जमीन पर अंग्रेजों ने चंद बरस बाद एक किला तामीर किया। इसे फोर्ट विलियम का नाम दिया गया था। इस फोर्ट विलियम के गिर्द फिर एक बड़ा शहर आबाद हुआ, जिसे कालीकट गांव की मुनासबत से ही कलकाटा या कलकत्ता का नाम दिया गया। कलकत्ता की बेस के साथ ही हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब 3 जबरदस्त नेवल बेसिस हो गई थी, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता। इन तीनों बेसिस से वो अब हिंदुस्तान में पेशकदमी कर सकते थे, लेकिन एक बार फिर वही खतरा, यानी उनके रास्ते में ताकतवर मुगल अंपायर और इसके हुक्मरान खड़े थे। अब इसे अंग्रेजों की खुशकिस्मती समझिए या कुछ और, लेकिन बात ये थी कि मुगल अंपायर को भी अब घुन लग चुका था। शहनशाह औरंगजेब आलमगीर 72 ईयर्स के हो चुके थे। जनूबी हिंदुस्तान में मरहट्टा बगावत के बायस मुगल अंपायर पर औरंगजेब की गिरफ्त भी कमजोर पड़ने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी बदतरीन शिकस्त के सिर्फ चंद बरस बाद ही मुगलों की इस कमजोरी का अंदाजा हो गया था। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक बार फिर मुगलों से बदतमीजी वाला रवैया अपना लिया। 1707 में शहनशाह औरंगजेब आलमगीर वफात पा गए। इनके बाद उनका बेटा बहादुर शाह अव्वल तख्त पर बैठा, लेकिन नए शहनशाह में अपने वालिद जैसा दमखम नहीं था। उसके दौरे बादशाहत में बगावतों और क्योस ने पूरे हिंदुस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। इस क्योस का कंपनी ने भरपूर फायदा उठाया। औरंगजेब की वफात के सिर्फ 3 वर्ष बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में पहली बार खुलकर अपनी ताकत का मुजाहरा किया। इसका मौका उन्हें यूं मिला कि मद्रास के करीब एक मुगल किलादार की फौज से कंपनी की कुछ झड़पें हो गई। किलादार ने एक ब्रिटिश किले का कुछ अरसे के लिए मुहासरा भी किया। 2 अंग्रेजों को गिरफ्तार करके चंद दिन कैद में भी रखा। इस कार्रवाई का बदला लेने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेज ने मद्रास के करीब हिंदुस्तानी आबादियों पर चढ़ाई कर दी। 52 कस्बात और देहात में लूट मार मचाई गई, फसलों को तबाह कर दिया गया, खवातीन और बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। इस हमले से इलाके में अंग्रेजों की धाक बैठ गई और मुकामी हुक्मरान उनसे दबने लगे। लंदन में कंपनी डायरेक्टर्स को इस कार्रवाई का इल्म हुआ तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने हिंदुस्तान में अपने अफसरों को लिख भेजा कि इस वाक़े से हिंदुस्तानियों को पता चल जाएगा कि अंग्रेज उनके ताकतवर हुक्मरानों से जंग कर सकते हैं, यानी आइंदा कोई अंग्रेजों के मुकाबले पर आने की हिंदुस्तान में जुर्रत नहीं करेगा। जब मद्रास में ये सब हो रहा था तो उधर बंगाल के नए गवर्नर मुर्शद कुली खान को भी अंग्रेजों से शिकायत हो गई। उन्होंने दिल्ली दरबार में लिख भेजा कि जब अंग्रेज हमारे मुल्क में आए थे तो उन्होंने बड़ी आजिज़ी से एक फैक्ट्री बनाने के लिए ज़मीन खरीदनी थी और उसकी उन्होंने दरख्वास्त की थी, लेकिन अब अंग्रेज़ों ने इसे एक किले में तब्दील कर लिया है। इसके गिर्द खंदक भी खोद ली है और दीवारों पर बहुत सी तोपें भी उन्होंने नस्ब कर ली हैं। उन्होंने लिखा कि अंग्रेज़ों ने बहुत से ताजरों को प्रोटेक्शन देने का लालच देकर अपने किले में बसा लिया है। अब वो इस किले से 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। ये लोग बादशाह की रियाया को लूट रहे हैं और बहुत से मर्दों खवातीन को इन्होंने गुलाम भी बना लिया है। मुर्शद कुली खान गालबन कलकत्ता ही की बात कर रहे थे, क्योंकि बंगाल में अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा किला यही तो था। लेकिन मुर्शद कुली खान के इस खत पर भी कोई एक्शन दिल्ली दरबार से नहीं लिया गया, क्योंकि 1707 के बाद से मुगल अंपायर खुद भी तेजी से बिखरने लगी थी। हैदराबाद, दक्कन और अवध की रियासतें मुगल अंपायर से अलग हो गई थीं। मरहट्टों ने दिल्ली की तरफ हमले भी शुरू कर दिए थे। पंजाब में सिख मिसलों ने भी नीम खुद मुख्तारी हासिल कर ली थी। ईरान और अफगानिस्तान की तरफ से बैरूनी हमलावर भी मुगल अंपायर पर चढ़ दौड़े थे। पहले ईरानी हुक्मरान नादिर शाह ने 1739 में करनाल के मुकाम पर मुगलों को शिकस्त दी। उन्होंने मुगल शहनशाह मोहम्मद शाह रंगीला को कैदी भी बना लिया था। इसके बाद नादिर शाह की फौज ने दिल्ली में कम से कम 20,000 आम शहरियों का कत्लेआम किया। ईरानी हुक्मरान ने मुगलों का मशहूर ज़माना तख्ते ताऊस और कोहे नूर हीरा भी अपने कब्जे में ले लिया। इस लूटमार के कुछ अरसे बाद नादिर शाह दिल्ली से वापस लौट गए और अफगानिस्तान में एक नई ताकत भी मुगलों के लिए खतरा बनकर उभर गई। 1747 में अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान को मुगलों और ईरानियों के असर से निकाल कर आज़ाद मुल्क डिक्लेयर कर दिया, लेकिन साथ ही मालो दौलत के लिए पंजाब पर यानी हिंदुस्तान के हिस्सों पर हमले भी शुरू कर दिए और लूट मार भी शुरू कर दी। 1750s में दिल्ली भी उनके हमलों की जद में था। बाय द वे साथियों, ये कहानी आप अहमद शाह अब्दाली की इस बायोग्राफी में और हमारी हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान सीरीज में तफसील से देख चुके हैं। आई बटन पर इनके लिंक्स भी मौजूद हैं।
शहंशाह औरंगजेब आलमगीर के बाद हिंदुस्तान पर कंट्रोल के लिए दो बड़ी यूरोपीय ताकतें अब आपस में लड़ने लगी थीं। एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कोलकाता, मद्रास और बंबई में थी, और दूसरी ताकत थी फ्रांस, जिसके पास हिंदुस्तान में दो बड़ी बेसेस थी। एक मद्रास ही के जुनूब में पांडिचेरी का किला और दूसरी बेस थी कलकत्ता के शुमाल में दरिया हगली के किनारे चंदन नगर का किला। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने अपने अपने मुल्कों से जदीद हथियार मतलब बंदूकें और तोपें अपने इन्हीं किलों में लाकर जमा करना शुरू कर दी। खास तौर पर पांडिचेरी और मद्रास दोनों फौजों के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड्स बन गए थे। दोनों जगहों पर हिंदुस्तान पर कब्जे के जंग के लिए हिंदुस्तानियों ही में से भर्तियां भी की जा रही थीं। सबसे पहले तमिल, तेलुगु और मलयालम बोलने वाले लोग अंग्रेजी और फ्रेंच फोर्सेस में भर्ती हुए। ये पैदल फौजी ज्यादातर हुआ करते थे, जिन्हें फायरिंग करने और बंदूकों पर संगीनें लगाकर दुश्मन पर चार्ज करने की ट्रेनिंग दी गई थी, यानी ये हरावल दस्ते के तौर पर काम करते थे। इन हिंदुस्तानी फौजियों के लिए मुकामी जुबान में बोले जाने वाले आम लफ्ज सिपाही ही को इंग्लिश में स्पाई कर दिया गया था। ताकतवर फौज बनाने की इस रेस के शुरू में फ्रांसीसियों का पलड़ा अंग्रेजों पर भारी रहा। इसकी वजह दोस्तों ये थी कि 18वीं सदी के शुरू में फ्रांस एक ताकतवर मुल्क था। इनकी इकोनॉमी बर्तानिया से दुगनी डबल थी, आबादी 3 गुना ज्यादा थी, जबकि यूरोप में सबसे बड़ी आर्मी भी इन्हीं के पास थी। सिर्फ नेवी में, बहरी फौज में बर्तानिया को बर्तरी हासिल थी। हिंदुस्तान में भी फ्रांस ने अपनी इकोनॉमी के बलबूते पर अंग्रेजों से ज्यादा तगड़ी फौज खड़ी कर ली थी। इस फौज को जोसेफ डुप्लेक्स लीड कर रहा था। वो हिंदुस्तान में फ्रांसीसी कंट्रोल वाले इलाकों का गवर्नर जनरल था। 1746 में उसने बरतानवी किले मद्रास पर सरप्राइज अटैक कर दिया। इसके 4000 फौज के मुकाबले में मद्रास की हिफाजत के लिए महज 300 ब्रिटिश सिपाही मौजूद थे। फ्रेंच फोर्सेज ने कोई नुकसान उठाए बगैर अंग्रेजों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। मद्रास पर फ्रांसीसी परचम अब लहराने लगा। इस कामयाबी के बाद फ्रेंच गवर्नर ने हिंदुस्तानियों से भी लड़ाई मोल ले ली। वो इस तरह के जनूबी हिंदुस्तान की रियासत आरकोट, जो मौजूदा भारतीय सूबे तमिलनाडु का हिस्सा है, इसका नवाब अनवरुद्दीन अभी तक मुगल दरबार का वफादार था। उसने डुप्लेक्स से कहा कि वो मद्रास का किला मुगलों के हवाले करते। डुप्लेक्स ने इनकार कर दिया। अनवरुद्दीन ने इसके मुकाबले के लिए 10,000 फौजी भेजे। इसके जवाब में 700 फ्रांसीसी फौजी, जिनमें ज्यादातर हिंदुस्तानी सिपाही थे, वो मुकाबले के लिए निकले। 24 अक्टूबर 1746 के रोज खलीज बंगाल के करीब दरियाए अडयार के किनारे इंडियन हिस्ट्री की ये फैसलाकुन जंग हुई। 700 फ्रांसीसी फौजियों ने दरख्तों की आड़ लेकर मुगल फौज पर अचानक फायर खोल दिया। मुगल फौजियों के पास बंदूकें थीं और इनकी बड़ी तादाद घुड़सवार थी, लेकिन इनका डिसिप्लिन इंतहाई कमजोर था। दुश्मन की शदीद फायरिंग से जब इनके बहुत से फौजी ढेर हो गए तो यहाँ भगदड़ मच गई और पूरी फौज भाग खड़ी हुई। इस जंग की हैरानकुन हकीकत ये थी कि इसमें सिर्फ 2 फ्रांसीसी फौजी हलाक हुए थे, जबकि इसके मुकाबले में मुगलों का नुकसान 300 से ज्यादा हलाकतों और जख्मियों का था। ये किसी यूरोपीय पावर के हाथों हिंदुस्तानी फौज की पहली बड़ी शिकस्त थी। इस जंग के बाद हिंदुस्तान में फ्रेंच फोर्सेज की जबरदस्त ट्रेनिंग और डिसिप्लिन की धाक बैठ गई। मुकामी हुक्मरानों ने फ्रांसीसियों को पैसे देकर अपने लिए इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। कई बरस तक फ्रेंच फोर्सेज नवाबों और राजों महाराजों की आपसी लड़ाइयों में किराए के फौजियों का किरदार अदा करते रहे। हत्ता कि एक बार हैदराबाद दक्कन जैसी ताकतवर रियासत ने भी एक अंदरूनी लड़ाई में फ्रांस के फौजी मदद के लिए बुलाए। इस मदद के बदले में गवर्नर डुप्लेक्स को 77,500 पाउंड कैश दिया गया। इसे दक्कनी फौज के 7,000 घुड़सवारों का एजाजी कमांडर भी बना दिया गया। 20,000 सालाना आमदनी वाली एक जागीर भी तोहफे में दी गई। दोस्तों, फ्रांस को तो ये सारी कामयाबियां मिल रही थीं, लेकिन अंग्रेज भी गाफिल नहीं थे और हिंदुस्तान में अपनी फोर्सेस को बेहतर बनाने में लगे हुए थे। चंद बरस बाद उन्होंने एक मुआहदे के तहत मद्रास का किला भी फ्रांस से वापस ले लिया था। इसके बाद अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों ही की तरह मुकामी हुक्मरानों को किराए पर फौजी खिदमात पेश करना शुरू कर दी। ताहम इंग्लिश कंपनी जानती थी कि इस वक्त उसको जरूरत है एक ऐसे कमांडर की जो फ्रांसीसियों को धूल चटा सके। ये कमांडर उसे जल्द ही मिल गया और इस कमांडर का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव एक आवारागर्द और झगड़ालू नौजवान था। इसके वालिदैन ने इसके खराब रवैये से जान छुड़ाने के लिए इसे कंपनी में क्लर्क की जॉब दिलवाकर इंडिया भेज दिया था। 1746 में जब फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया तो क्लाइव भी इसी शहर में था। फ्रांसीसियों ने उसे भी कैद कर लिया। उन्होंने क्लाइव और दूसरे अंग्रेजों पर तशद्दुद करके मजबूर किया उन्हें कि वो हल्फ दें कि आइंदा फ्रांसीसियों से नहीं लड़ेंगे। बाकी अंग्रेज तो डर कर ये हल्फ देने लगे, लेकिन क्लाइव ने इनकार कर दिया। तशद्दुद के बावजूद वो टस से मस नहीं हुआ। फिर एक दिन वो फ्रेंच सोल्जर्स की आंखों में धूल झोंक कर कैद से फरार हो गया, भाग गया। इसकी मंजिल मद्रास से काफी फासले पर वाक़या एक और ब्रिटिश किला एसटी डेविड था।
वो इस किले में पहुंचा और यहाँ एक बरतानवी कमांडर स्ट्रिंगर लॉरेंस से फौजी ट्रेनिंग ली। क्लाइव होशियार नौजवान था, वो जल्द ही मिलिट्री टैक्टिक्स का भी माहिर हो गया और उसे फौज में लेफ्टिनेंट बना दिया गया। 1751 में क्लाइव को अपनी सलाहियतें दिखाने का एक नादिर मौका मिला। फ्रांसीसी फोर्सेस ने कुछ हिंदुस्तानी इत्तेहादियों से मिलकर आरकोट किले का मुहासरा कर लिया था। किले वालों ने अंग्रेजों से मदद मांगी, लेकिन मसला ये था कि मौसम बहुत खराब था। फौज को मानसून की बरसती बारिश से गुजर कर किले तक पहुंचना था। इस मौके पर जब दूसरे अफसर इस मुहिम की क़यादत से हिचकिचा रहे थे, क्लाइव ने अपनी खिदमत पेश कर दी। वो सिर्फ 500 सिपाहियों के साथ रात के अंधेरे में तूफानी बारिश का मुकाबला करते हुए आरकोट पहुंच गया। उसने जाते ही मुहासरा करने वाली फोर्सेस पर हल्ला बोल दिया। दुश्मन की तादाद अंग्रेजी फौज से कहीं ज्यादा थी, लेकिन बारिश और तारीकी में फ्रेंच कमांडर्स को नजर ही नहीं आया कि एक छोटी सी ब्रिटिश फोर्स उन पर हमलावर है। वो उसे एक बड़ी फौज की इब्तदाई कार्रवाई समझते हुए पसपा हो गए। यूं आरकोट अंग्रेजों के हामी नवाब मोहम्मद अली खान के कब्जे में रहा। दोस्तों, क्लाइव को बज़ाहिर एक छोटी सी ये फतह मिली थी, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। इस विक्ट्री ने हिंदुस्तान में अंग्रेजों का मोराल फिर से बुलंद कर दिया। अगला साल क्लाइव के लिए मजीद फतूहात लेकर आया। 1752 में क्लाइव और उसके सरपरस्त जनरल स्ट्रिंगर लॉरेंस ने मद्रास पर एक फ्रेंच हमला नाकाम बनाया। इसके बाद उसने मजीद कुछ लड़ाइयाँ लड़कर आरकोट और ट्रिचनोपले के किलों को फ्रांसीसी हमलों से मुकम्मल महफूज बना दिया। लेकिन क्लाइव को सबसे बड़ी कामयाबी मिली 13 जून 1752 के रोज। उस दिन ट्रिचनोपले के करीब फ्रेंच कमांडर जॉक्स ला ने रॉबर्ट क्लाइव के सामने सरेंडर कर दिया। 785 फ्रेंच नेशनल्स और उनके 2000 हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेजों के कैदी बन गए। माय क्यूरियस फेलोज, रॉबर्ट क्लाइव की जबरदस्त फतूहात ने हिंदुस्तान में अंग्रेजों के उखड़ते हुए कदम फिर से जमा दिए थे। वो हकीकत में अंग्रेजों का निजात दहिंदा साबित हो रहा था। इसकी कामयाबियों को फ्रेंच गवर्नर जनरल डिप्लेक्स रोकने में नाकाम रहा था। इसीलिए फ्रांसीसियों ने इसे गवर्नर के ओहदे से बरतरफ करके वापस पेरिस भेज दिया। इधर लॉर्ड क्लाइव भी अपनी फौजी मुहिम्मात की वजह से बहुत दौलत कमा चुका था। उसने भी रिटायर होकर इंग्लैंड की राह ली और वहां जाकर पार्लियामेंट का रुकन बन गया। डिप्लेक्स और लॉर्ड क्लाइव के हिंदुस्तान से हटने के बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में कुछ देर अमन की फिजा रही, लेकिन ये एक आर्जी पीस था, एक आर्जी सुकून था। 1755 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने बरतानिया, फ्रांस और हिंदुस्तान की तारीख बदल दी। जंग के शोले फिर भड़क उठे, लेकिन ये वाकया हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर फ्रांस में पेश आया था। ये वाकया क्या था? नवंबर 1755 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन हेडक्वार्टर को एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली। ये रिपोर्ट एक बरतानवी एजेंट ने फ्रांस के इलाके ब्रिटेनी से भेजी थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि एक ताकतवर फ्रांसीसी बेड़ा किसी अहम फौजी मुहिम पर ब्रिटेनी से रवाना हो चुका है। अब ऐसा था कि बरतानिया और फ्रांस एक बार फिर जंग के दहाने पर तो थे। इसकी वजह यह थी कि अमेरिका में ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनीज के दरमियान झड़पें तेज हो गई थी। आपके जहन में रहे कि ये वो वक्त था जब अभी अमेरिका ने बरतानिया के खिलाफ जंग आज़ादी नहीं लड़ी थी और नहीं जीती थी। तो उस वक्त उस जगह पर, उस जियोग्राफी में फ्रेंच और ब्रिटिश फोर्सेस में एक जंग जारी थी। इस जंग का असर हिंदुस्तान पर भी पड़ सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स को लगा कि ये फ्रेंच बेड़ा मुमकिन तौर पर मद्रास या कलकत्ता पर हमलावर होगा। उनके ऐसा समझने की एक ठोस वजह भी थी। इससे पहले 1746 में भी जंग के दौरान फ्रेंच बेड़े ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था। अब अंग्रेज ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे, चुनाचे उन्होंने फौरी तौर पर दो बड़े कदम उठाए। पहला ये कि मद्रास और कलकत्ता के अंग्रेज गवर्नर्स को फ्रांसीसी हमले से खबरदार करते हुए हिफाजती इंतजामात सख्त करने का हुक्म दिया। दूसरा कदम ये उठाया कि रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा हिंदुस्तान में बुला लिया। यहाँ दोस्तों एक हकीकत भी आपके जहन में रहनी चाहिए कि क्लाइव को उस वक्त तक ब्रिटिश पार्लियामेंट से निकाल दिया गया था। उस पर इल्ज़ाम था कि उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट का लोअर हाउस, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, उसकी रुकनीत पैसे देकर रिश्वत से खरीदी थी। इसी वजह से पार्लियामेंट ने इसका मुआवजा, इसकी इम्पीचमेंट कर दी थी। क्लाइव को इस मुआवजे से सख्त धचका लगा था। वो हिंदुस्तान से जो दौलत कमा कर लाया था वो उसने अपने सियासी कैरियर पर लुटा दी थी। अब इसे मजीद दौलत की ज़रूरत थी। इसलिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे दोबारा हिंदुस्तान भेजने की ऑफर की तो उसने फौरी तौर पर कबूल कर ली। क्लाइव को फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा देकर मद्रास का डिप्टी गवर्नर भी बना दिया गया, लेकिन उसके इंडिया पहुंचने से पहले ही वहां जंग शुरू हो चुकी थी। मगर ये जंग फ्रांस से नहीं बल्कि बंगाल के नौजवान नवाब सिराजुद्दौला से लड़ी जा रही थी। हुआ ये था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हुक्म के मुताबिक कलकत्ता के गवर्नर रॉजर ड्रेक ने किले को मजबूत बनाने की कोशिश की तो नवाब ने इस पर एतराज़ किया। उन्होंने अंग्रेज़ों की नई किलाबंदी को तिजारती मुआहदे के खिलाफ समझते हुए कलकत्ता पर कब्जा कर लिया।
उन्होंने बंगाल के इलाके कासिम बाजार में कायम एक अंग्रेज फैक्ट्री भी जब्त कर ली। एक मरतबा फिर कंपनी की हिंदुस्तान में मौजूदगी खतरे में पड़ गई। कलकत्ता की अहमियत को सामने रखते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने मद्रास पहुंचते ही नवाब से जंग की तैयारियां शुरू कर दी। वो 3000 फौज लेकर बंगाल पहुंचा। जनवरी 1757 में उसने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। अगले माह मार्च में क्लाइव ने सिराजुद्दौला के इत्तेहादी फ्रांसीसियों की अहम तरीन बेस चंदन नगर पर भी कब्जा कर लिया। यूं फ्रेंच फोर्सेस अब नवाब की ज्यादा फौजी मदद के काबिल भी नहीं रही थी। क्लाइव ने जब देखा कि नवाब सिराजुद्दौला कमजोर पड़ चुके हैं तो उसने एक साजिश तैयार की। उसने बंगाल के फौजी कमांडर मीर जाफर से मिलकर नवाब का तख्ता उलटने का प्रोग्राम बनाया। 23 जून 1757 के रोज बंगाल के दारुल हुकूमत मुर्शिदाबाद के करीब प्लासी के मैदान में हिंदुस्तानी तारीख की एक और फैसला कुन जंग लड़ी गई। मीर जाफर की मदद से रॉबर्ट क्लाइव की छोटी सी फौज जो तकरीबन 3000 जवानों पर मुश्तमिल थी, उसने सिराजुद्दौला की 60 से 70,000 फौज को शिकस्त दे दी। प्लासी की इस जंग की मुकम्मल कहानी दोस्तों तमाम नक्शों और तफसीलात और रेफरेंसेस के साथ हम आपको देखो सुनो जानो पर दिखा चुके हैं। आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके इसका लिंक भी ले सकते हैं। तो खैर साथियों, जंग प्लासी के बाद सिराजुद्दौला को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया। उनकी जगह मीर जाफर को बंगाल की हुकूमत सौंप दी गई, जबकि लॉर्ड क्लाइव कलकत्ता का गवर्नर मुकर्रर हो गया। मीर जाफर ने अंग्रेजों की मदद के बदले में उन्हें 12,38,575 पाउंड की रकम तोहफे में दी। इसमें क्लाइव को 1,70,000 पाउंड का शेयर भी मिला। अगले 8 वर्ष में बंगाल की हुकूमत ने अंग्रेजों को पॉलिटिकल गिफ्ट्स की मद में 25 लाख 2.5 मिलियन पाउंड्स की रकम अदा की। 1760 में क्लाइव मालो दौलत से लदा फदा बंगाल से एक बार फिर लंदन रवाना हो गया। एक अंदाजे के मुताबिक उसकी दौलत की वैल्यू उस वक्त 12 लाख पाउंड थी। शायद वो समझ रहा था कि यूरोपीय ताकतों को शिकस्त देकर उसने बंगाल में कंपनी का इक़्तिदार महफूज कर लिया है। लेकिन बंगाल पर अंग्रेजी कब्जे को सिर्फ यूरोपियन से ही खतरा नहीं था। बंगालियों के दिलों में भी पहले दिन से अंग्रेजों के खिलाफ नफरत की आग भड़क रही थी। उनकी नजरों में अंग्रेज सिर्फ गैर मुल्की हमलावर और लुटेरे ही थे। ऐसे में जब बंगाल के लोग उनसे नफरत कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि अवाम की नज़रों में काबिल कबूल खुद को बनाने के लिए उन्हें एक लीगल अथॉरिटी चाहिए। इस अथॉरिटी की तलाश उन्हें बक्सर के मैदान जंग में ले गई। बक्सर की लड़ाई लड़ने की वजह क्या थी? बंगाल की जंग आज़ादी का क्या नतीजा निकला? औरंगजेब के जानशीन अंग्रेजों के रहमो करम पर कैसे आ गए? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की अगली किस्त में। साथियों, इस किस्त में हमने नवाब सिराजुद्दौला और मीर जाफर की कहानी का मुख्तसर जिक्र किया। बंगाल में इस तारीखी गद्दारी और अंग्रेजों की पहली बड़ी फतह पर हम एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री अलग से बना चुके हैं। ये शानदार डॉक्यूमेंट्री आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ जानिए टीपू सुल्तान की बायोग्राफी और यहाँ देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की मुकम्मल प्लेलिस्ट।